नमस्कार। आज हम संविधान के उस अनुच्छेद की बात करेंगे जो हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक यानी सुप्रीम कोर्ट की नींव रखता है। यह है आर्टिकल 124, जो असल में सुप्रीम कोर्ट का पूरा संवैधानिक ब्लूप्रिंट है। तो पहला सवाल यही आता है कि हमारा संविधान देश की सबसे बड़ी अदालत बनाता कैसे है। इस पूरी चर्चा में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, आर्टिकल 124 को एक एक करके समझते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी बनावट से। सुप्रीम कोर्ट में आखिर कितने जज होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, ये संख्या तय कौन करता है। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो, लेकिन जब संविधान बना था तब आर्टिकल 124(1) के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 7 दूसरे जज हुआ करते थे। मतलब कुल मिलाकर सिर्फ 8 जज। तो ये सवाल मन में आना तो लाजमी है, अगर शुरुआत सिर्फ 8 जजों से हुई थी तो आज ये संख्या इतनी ज़्यादा कैसे हो गई। आज की हकीकत उस शुरुआती संख्या से काफ़ी अलग है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 33 दूसरे जज हैं, यानी कुल 34। और ये बदलाव इसलिए हो पाया क्योंकि संविधान बनाने वालों ने बहुत दूर की सोची थी। उन्होंने ये पावर संसद को दे दी। आर्टिकल 124 साफ कहता है कि संसद कानून बनाकर जजों की संख्या को बढ़ा सकती है, और जैसे जैसे देश में केसों का बोझ बढ़ा, संसद ने इसी शक्ति का इस्तेमाल किया और संख्या 8 से 34 तक पहुंच गई। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी और हमेशा बहस में रहने वाले टॉपिक पर। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती कैसे है। यहीं से कोलिजियम सिस्टम की पूरी कहानी शुरू होती है। देखिए, आर्टिकल 124(2) में तो सीधी सी बात लिखी है, जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे, और इसके लिए उन्हें भारत के चीफ जस्टिस से परामर्श करना जरूरी होगा। अब सारा खेल इसी एक शब्द का है, परामर्श यानी कंसल्टेशन। इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक सलाह है या इससे कुछ ज्यादा? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इस शब्द की व्याख्या की, उसने नियुक्ति की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये बदलाव आया मशहूर 3 जजेस केसेस से। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परामर्श का मतलब सिर्फ सलाह मशवरा नहीं, बल्कि सहमति है। बस यहीं से कोलिजियम सिस्टम का जन्म हुआ। फिर 1998 में कोलिजियम को और बड़ा कर दिया गया, जिसमें चीफ जस्टिस के साथ 4 सबसे सीनियर जज शामिल हो गए। तो आज की व्यवस्था कैसी है? आसान भाषा में समझें तो परामर्श का मतलब है सहमति। चीफ जस्टिस और 4 सबसे सीनियर जजों का ये ग्रुप, जिसे कॉलेजियम कहते हैं, नामों की सिफारिश करता है, और यह सिफारिश राष्ट्रपति के लिए लगभग बाइंडिंग होती है। मतलब एक तरह से न्यायपालिका ही जजों की नियुक्ति करती है। अच्छा, नियुक्ति तो समझ ली, पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए और क्या उन्हें पद से हटाया जा सकता है? चलिए अब ये समझते हैं, क्योंकि ये न्यायिक स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है? आर्टिकल 124(3) इसके लिए कुछ शर्तें बताता है। पहली, वो भारत का नागरिक हो और इसके अलावा इन 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। या तो कम से कम 5 साल तक किसी हाईकोर्ट में जज रहा हो, या फिर 10 साल तक हाईकोर्ट में वकालत की हो, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो। किसी जज को हटाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए सिर्फ 2 ही आधार हैं। पहला है सिद्ध कदाचार, यानी कोई ऐसा गलत काम जो साबित हो चुका हो, और दूसरा है अक्षमता, मतलब वो शारीरिक या मानसिक तौर पर अपना काम करने में सक्षम ना हो। और हटाने की ये प्रक्रिया, जिसे महाभियोग कहते हैं, बहुत ही ज्यादा जटिल है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए होता है, यानी कुल सदस्यों का बहुमत और वोट देने वालों का 2/3 बहुमत। ये प्रक्रिया इतनी कठिन है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को इस तरह हटाया नहीं जा सका है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा, उसके सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखें। आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 है। इस संख्या को बदलने की पावर संसद के पास है। जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कोलिजियम की सलाह पर, और उन्हें हटाने के लिए सिद्ध कदाचार या अक्षमता जैसे मजबूत आधार और महाभियोग जैसी बेहद कठिन प्रक्रिया की जरूरत होती है। ये पूरी की पूरी व्यवस्था न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए ही डिजाइन की गई है। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जजों द्वारा ही जजों को चुनने की ये व्यवस्था, यानी कॉलेजियम सिस्टम, वाकई सबसे बेहतर है? ये सवाल न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच की उस बहस को जिंदा रखता है, जिस पर सोचना और विचार करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।